लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। दिया जाएगा जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, हमारे जो नौजवान हैं डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे रखने में क्या होता है, संविदा पे रखने में क्या होता है, तनख्वाह होती है मात्र 12, 14, 16 हज़ार रुपये। उसी पद पे अगर स्थायी नियुक्ति हो। लेकिन उत्तराखंड की तरफ हम देखते हैं कि नया राज्य बना, लेकिन पलायन की समस्या नहीं। आप सोचिए, रोजगार के लोगों की सोच देखिए, उन्हें पता था, सब हम जानते हैं कि पूरे पहाड़ से पलायन कहाँ हो रहा था। आप कहीं ईडी की रेट डाल दो, कहीं सीबीआई भेज दो, कहीं इनकम क्या है ये। चुनाव से पहले ये कह देना कि कुछ लोगों के जाने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये आप बताएंगे। मेढक छोड़ के भाग गया, मछली नहीं जाएगी। मतलब अब सवाल सभी का यही है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इतना अनुभव होने के बावजूद कोई ऐसा शख्स को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है जिस पे लोग ठहरे। बीजेपी तो ये बोलती है कि गांधी परिवार ही रन कर रहा है। तब से लेकर आज तक देश के लिए एक भारतीय जनता पार्टी या उनके संघ परिवार के एक व्यक्ति ने अपनी जान दी हो, तो इसलिए वो कुछ भी कहते रहे, हमारे मन से राम को नहीं मिटा सकते। एक जनता के रूप में मान लो कि तुष्टीकरण राजनीति का हिस्सा बन चुका है। तुष्टीकरण, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, धर्म, ये 5 शब्दों का इस्तेमाल न करके 2 मिनट कुछ बोल के दिखा दें, बोल नहीं पाएंगे। दूल्हे को या ससुर को बताओ। दूल्हे को करते करते दूल्हे को ना, हम ये देखते हैं यार दूल्हा बहुत अच्छा होना चाहिए। नमस्कार, आप हल्द्वानीlive.com देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नैनीताल संसदीय सीट से प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी। जोशी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार पंकज जी, बहुत लंबा कागज लेके आए हैं, डरा रहे हैं आप तो सुबह सुबह। नहीं सर, अब तैयारी लंबी है तो सवाल जवाब भी लंबे और रहेंगे। चलिए ठीक है। तो सर, सबसे पहले माहौल कैसे चल रहा है, अब हम बोलें कि किस तरीके से चुनाव आगे जा रहा है? बहुत शानदार। जब से नामांकन हुआ तब से एक एक दिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं में तो खैर पहले ही उत्साह था, लेकिन अब जनता का प्रतिभाव, जनता से जो रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है, उसने हमारे मनोबल को बहुत बढ़ा दिया और ये स्पष्ट दिखाता है कि वर्तमान सांसद के प्रति कितनी नाराजगी है और वो नाराजगी हमें भारी जीत की ओर ले जा रही है। सर, एक चीज़, अब उत्तराखंड के जो चुनाव हो रहे हैं, कोई भी चुनाव हो, एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि बाहरी और पहाड़ी। जिस तरीके से अब उत्तराखंड के अन्य हिस्से हैं वहाँ भी ये चीज़ है और यहाँ भी चल रहा है कि जोशी जी बाहर ज़्यादा रहते थे, काला डूंगी में कम रहते थे, मतलब इस क्षेत्र में कम रहते थे, लेकिन जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं तो चुनाव भी लड़ चुका हूँ, तो ये चीज़ किस तरीके से रहती है? आप एक चैनल चला रहे हैं, एक चैनल के में आप काम कर रहे हैं, आपके चैनल के प्रति जो आपके जिम्मेदारी है उसको 100% निभाते हैं या आधा अधूरा करते हैं? सर, 100% कोशिश हुई है ना, 100%। है ना। तो पार्टी ने मुझे, कांग्रेस पार्टी ने मुझे छात्र राजनीति से लेके अब तक जो जिम्मेदारियां दी वो राष्ट्रीय स्तर के पद थे, राष्ट्रीय जिम्मेदारियां। मैं छात्र इकाई का राष्ट्रीय महासचिव रहा, पार्टी ने जिम्मेदारी दी। यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव रहा, जी सर, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव रहा। अब मुझे बताइए कि जब पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियां दूसरे राज्यों में काम करने की दी, आज बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रचारक थे, हरियाणा में रहे, उधर रहे, गुजरात में रहे थे क्या? सीधा मुख्यमंत्री बन के पहुंचे थे वो, याद है? तो मुझे पार्टी ने दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी दी, मैंने अपना 100% वहां दिया, अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया। बाहरी अंदरी की बात तब होती जब मैं तमिलनाडु का रहने वाला होता और यहाँ चुनाव लड़ता। मैं इसी पर्वतीय मूल का, है ना, अल्मोड़ा जिला मेरा मूल निवास, जो कि अब हम हल्द्वानी में सेटल हैं, यहाँ रहते हैं पूरा परिवार समेत। पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, निश्चित थोड़ा कभी उनके ट्रांसफ़र होते थे बचपन में, फिर मेरी प्राथमिक शिक्षा पहाड़ में हुई है और उसके बाद भी मेरा परिवार यहाँ रहता है, सब कुछ हम लोग यहाँ रहते हैं, लगातार जनता के सुख दुख में रहता हूँ। काला डूंगी से विधानसभा चुनाव लड़ा, 112 करोड़ रुपए के 112 करोड़ के काम मैंने थोड़े वोटों से हारा था, उसके बाद भी कराए ना, और वो कराने के लिए तो मुझे यहीं रहना पड़ता होगा ना। तो ये कहना कि बाहरी, हाँ बाहरी, आप ये कह सकते हो कि अजय बर्जी रानीखेत से जरूर यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं, इस संसदीय क्षेत्र के लिए वो बाहरी हैं, मैं इसी संसदीय क्षेत्र में हूँ। नहीं सर, ये तो अब जब चुनाव शुरू होते हैं तो इस तरीके की बातें शुरू हो ही जाती हैं। देखिए, ये सब तो विरोधी लोग आरोप लगाते ही हैं, अगर ऐसा आरोप कोई भी किसी पे नहीं लगाएगा। चलिए सर, एक चीज़ पूछते हैं कि प्रकाश जोशी जी को क्या पहले से पता था कि कुछ मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, या जब नॉमिनेशन, जब बोलेंगे लिस्ट आई तब पता लगा? कि अगर पता होता उस
तब की तैयारी और अब जब पता होने के बाद की तैयारी? नहीं देखिए, मैं वैसे पूरी तरह से संगठन का आदमी हूं, जी। पार्टी संगठन का, और मेरे लिए वही प्राथमिकता रही है अब तक। पर पार्टी ने एक विश्वास रखा है। पार्टी ने जब और भी कैंडिडेट थे, सब में कुछ आकलन करते मुझे जिम्मेदारी दी। बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं था, पर यह था कि जो नाम चर्चा में हैं उन चर्चाओं में पार्टी ने हमारे नाम पर भी चर्चा की थी। पर जब पार्टी में सब डिक्लेयर होता है ना, लिस्ट अनाउंस होती है, डिक्लेयर होती है, तभी आपकी कंफर्मेशन होती है कि नहीं अब आपको चुनाव लड़ना है। तो लिस्ट अनाउंस हुई और हम चुनाव के मैदान में आ गए। सर, जब से अब आप तैयारी में जुट गए, किस विजन के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और इन चुनावों में कांग्रेस की बात करें तो किस तरफ को बढ़ रही है? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि चुनाव दो बातों से होता है। चुनाव का जो परिणाम है उसको दो बातें प्रभावित करती है। पहली बात जो चुनाव को प्रभावित करती है, पार्टी जनता ने पिछले चुनाव में जिसको चुनकर भेजा, ठीक, जिस पर विश्वास रखा, जिस पर अपेक्षा रखी, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ये पहली बात होती है। अगर वो परफॉर्मेंस सही है तो जनता उस पर सोचती है। तो यहाँ पर अगर हम पहली वाली बात करें तो वर्तमान सांसद पूरी तरह निष्फल रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, फेलियर हो चुके हैं। अपनी सांसद निधि का वो पूरा खर्च भी नहीं कर पाए। आपको हैरानी होगी कि 17 करोड़ रुपया का जो सांसद निधि थी उसमें से मात्र 7 करोड़, जो कि 40% होता है, उतना ही वो खर्च कर पाए। बाकी का 10 करोड़ रुपया वो बेकार चला गया। सर, उनका तो कहना है कि इस तरीके के मुद्दों को, चीज़ों को सामने लाके चुनाव को इधर उधर करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अब तो क्यों नहीं करेंगे? जो आपकी निष्फलता बताएंगे नहीं क्या? सर, अब नहीं, आपका जो जितने अभी तक जितने भी प्रेस में आए उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? संसद का रिकॉर्ड है, अखबार ने छापा है, आप भी तो मीडिया के हो, आप बताओ। मैं तो उनकी बात बताऊंगा ना। वो तो कहेंगे ना, वो तो बिल्कुल कहेंगे, लेकिन आप एक चीज बताओ, कोई भी आदमी अच्छा चलिए, अगर ऐसा था, अब क्यों कह रहे हैं कि मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत देना? कहा कि नहीं कहा? वायरल हो रहा है, उनका वीडियो है सर, उनका वीडियो है कि नहीं? सर देखिए, एक हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है और एक अपना एक, अभी हालांकि आपके पहले सवाल का आधा ही जवाब आया। जी, पूरा दीजिए। तो बात यह है कि सांसद ने दी, ठीक है, और ये उन्होंने स्वीकार किया, वो माफी मांग रहे हैं, जगह जगह माफी मांग रहे हैं, मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत देना। अब तो काला चश्मा लगा के माफी मांग रहे हैं, क्योंकि नजर नहीं मिला सकते जनता से। दूसरी बात, हर सांसद को कुछ गांव गोद लेने थे, उन्होंने भी लिए, कहीं बगल में जंगलिया गांव लिया, खटीमा में लिए, 5 गांव हर साल में। उन गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। आज उस गाँव से लोग परेशान हैं, बहुत निराश हैं कि आप दोबारा नहीं आए, मतलब फोटो खिंचाने आए थे बस एक बार। तीसरी बात, वो रक्षा राज्य मंत्री हैं। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, हर घर से यहाँ शौर्य की कथाएं हैं सेना में। इसलिए अगली पीढ़ी भी में से बहुत से नौजवान ऐसा सोचते हैं कि हम फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राण भी देंगे, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी, इनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर नाम से योजना लाई, जिसमें 4 साल के लिए फौज में आप जाएंगे और 4 साल बाद रिटायर होकर वापस आ जाएंगे, और फिर आप कहीं सुरक्षा कर्मी की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। सर, उसमें एक इनका मतलब जो केंद्रीय सरकार है उनका ये कहना है कि इसमें जो 4 साल का पीरियड रहेगा उसमें जो युवा रहेगा वो पढ़ाई भी कर सकता है, और जब वो वहाँ से वापस आएगा तो एक स्किल पर्सन बन के आएगा। कैसे करेगा? 4 साल वो फौज में बॉर्डर पे है या कहीं भी अपनी ड्यूटी पे है जी। ये जो अग्निवीर हैं, इनको तो सीधा ही कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉर्डर पे ड्यूटी पे लगाया जाएगा। पढ़ाई कैसे करेगा? पहली बात, पढ़ाई नहीं कर सकता। 4 साल बाद वापस आएगा, मतलब 4 साल तो वो रोजगार में है, 4 साल बाद उसे फिर से एक नए रोजगार की तलाश करनी है। आप इस पॉइंट को समझे, आप भी युवा हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप जिस आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जिस चैनल के साथ में हैं, मान लीजिए अचानक आपको कह दिया जाए कि आज आपकी यहाँ से छुट्टी, अब आप नया जॉब ढूंढ, भले ही आप अपने किसी और चैनल में ढूंढेंगे, वो ढूंढने में थोड़ा संघर्ष तो लगेगा ना। यहाँ तो वापस आने के बाद पता ही नहीं क्या करना है, और इसीलिए अब आप देखिए खबरें कैसे आती हैं पहाड़ों से कि बेचारे इन बच्चों के साथ कोई शादियां, अपनी लड़कियां देने को, कोई शादी करने को तैयार नहीं है। मतलब भैया 4 साल बाद कोई भविष्य की गारंटी नहीं है। सर, इन चुनावों में 2024 का जो चुनाव है, कांग्रेस की आप बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर कोई गारंटी, आप लोग अब गारंटी की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने अभियान भी शुरू किए हैं, तो जो मुख्य गारंटी है वो क्या रहने वाली है, और उत्तराखंड के लिए खास? नहीं देखिए, कांग्रेस की 2 तरह की मैं बात करूँगा। एक जो राष्ट्रव्यापी सोच है,
तो वो तो आप देखेंगे हमारी 5 गारंटियां हैं, न्याय योजना जो है, उसके अलावा हमारा मैनिफेस्टो भी जारी हो गया। हमारा मानना है कांग्रेस की गारंटी ये है, कांग्रेस ने जो बोला है, लगभग 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो खाली पद पड़े हैं जी। सबसे पहले उन्हें भरा जाएगा। हमारी जो बहनें हैं उन्हें साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं। हमारे जो नौजवान हैं डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद जी। वो जब तक नौकरी नहीं लगती पहला 1 साल उनको जो है उस पर कुछ ना कुछ उनको हम देंगे जिससे कि उनका वो संघर्ष का समय निकल जाए। तो इस तरह की गारंटियाँ कांग्रेस की है। पर मैं अब आता हूँ संसदीय क्षेत्र की बात, ये तो राष्ट्रव्यापी है। मैं एक फेज बन जाता ना जब आप सभी बात करते हैं, जब ऊपर से कमान स्ट्रांग रहेगा तो नीचे आते तो वो तो आप सब जानते ही है ना, वो तो आपको बता ही दिया आपने, है ना, वो तो आप जान रहे हैं। अब आ जाइए क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। हमारा ये जो संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम एक बार अगर रोजगार की बात करें, सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिलती है हमारे नौजवानों में, युवाओं में, वो जो जॉब कर रहे हैं, नौकरियां करते हैं, बहुत से दर्जनों सरकारी संस्थान है। पिछले वर्षों में एक नई परंपरा शुरू हो गई, संविदा के आधार पे नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट पे, और वर्षों तक करते हैं वो लोग जी। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो ये होना चाहिए कि कोई छोटा प्रोजेक्ट है, 3 महीने का है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने की नौकरी करके आपने हटा दिया, वो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वो हो सकता है। जहाँ 5 साल 10 साल कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? यानी उस पद की जरूरत है ना जी, उस पद की जरूरत है, वहां पर योग्य आदमी की जरूरत है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पे रखने में क्या होता है, संविदा पे रखने में क्या होता है, तनख्वाह होती है मात्र 12, 14, 16 हजार रुपए। उसी पद पे अगर स्थायी नियुक्ति हो तब तनख्वाह होगी कम से कम 35-40 हजार। सर वही चीज बोली जाती है कि ज्यादा खर्चा है राजस्व। आ रहा हूँ मैं, उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। राज्य का क्या काम है, फिर सरकार का क्या काम है? ये सरकार का विषय, सरकार को इसको हल करना पड़ेगा। पर सरकार की नाकामी की सजा हमारे युवा क्यों भुगते हैं? जब उसकी योग्यता 40 हजार रुपये वेतन पाने की है, उसे 15-16 हजार रुपये देके क्यों टाला जाए? आप इसे समझ रहे ना? उसकी योग्यता 40 हजार की है, अगर उस स्थायी नियुक्ति पे तो 40 हजार मिलने चाहिए, हम 15-16 हजार रुपये दे रहे हैं। मतलब सरकार की नाकामी का ठीकरा, उसकी गलती की सजा, सरकार की गलती की सजा हमारे नौजवान क्यों भुगते हैं? तो मैं इसके खिलाफ हूँ। और आप देखो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपसे, 300 कर्मचारी होंगे सब मिला के, डॉक्टर्स वगैरह, मात्र जो कुछ डॉक्टर हैं 20-25-30 उनको छोड़ दो, बाकी सब आउटसोर्सिंग से, सब संविदा पे है। जबकि वहाँ परमानेंट मेडिकल कॉलेज तो रहेगा ना, उन कर्मचारियों की जरूरत तो परमानेंट है। मैंने, हमारी सरकार जब थी 2012 से 17 में, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 143 कर्मचारी थे जो संविदा पे थे और 10-12 सालों से काम कर रहे थे, 10-12 सालों से। मैंने अपनी सरकार से संघर्ष किया, उन्हें नियमित कराया, आप पता कर लीजिएगा, हल्द्वानी यहीं बगल में ही आपको मिल जाएगा, ठीक। उनको मैंने परमानेंट करवाया, आज भी उनका परिवार मुझे बड़ा, उनका आशीर्वाद रहता है मुझे। तो कितनी बड़ी बात है ना कि भाई 15-16 हजार में वो वर्षों तक अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके बच्चे हैं, लेकिन आज उनको 40-50 हजार तनख्वाह मिलती है। तो यही तो एक जनप्रतिनिधि का काम है। सर आपने अभी नौकरी की बात करी, अब हम थोड़ा इतिहास की तरफ बढ़ेंगे तो 2-3 बार आप लोग भी सर्व कर चुके हैं उत्तराखंड में, और देश में तो पहले आप लोग का काफ़ी टाइम तक आप लोगों ने सर्व किया। लेकिन सर उत्तराखंड की तरफ हम देखते हैं कि नया राज्य बना, लेकिन पलायन की समस्या नहीं रुकी, और एक आप बोल सकते हैं कि एक हमें एनर्जी नहीं मिल पाई किसी युवा को कि चलिए अगर मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं अपना स्वरोजगार करता हूँ। देखिए मैं आपको, हमारे 2 सरकारें हमारी रही। पहली सरकार बनी 2002 में, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने जी। क्या किया उन्होंने, आप सोचिए, रोजगार के लिए उनकी सोच देखिए। उन्हें पता था, सब हम जानते हैं कि पूरे पहाड़ से पलायन कहाँ हो रहा था, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, दूसरे राज्यों की तरफ। आदरणीय तिवारी जी ने सिडकुल की स्थापना करी। उन्होंने उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, तो पहाड़ पे बड़े उद्योग नहीं आ सकते। आप अशोका लेलैंड से बोलोगे कि बागेश्वर फैक्ट्री लगा ले, चमोली फैक्ट्री लगा ले, अशोका लेलैंड नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो वो जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र थे, यानी हमारे तराई का क्षेत्र, हरिद्वार हो चाहे फिर इधर पंतनगर, उधमसिंह नगर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, सिडकुल की स्थापना हुई और पलायन को एक हद तक बॉर्डर पे रोका। एक दीवार तो बना ली ना। आज हजारों हमारे नौजवान, हमारे साथी, युवा साथी, बच्चे उन फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं। कहीं से तो शुरुआत हुई। अब रावत जी आए, मुख्यमंत्री रहे, हमारी दूसरी सरकार आई।
रावत जी का अधिकांश फोकस, हरीश रावत जी का, स्थानीय उत्पाद जो अपनी पहचान खोते जा रहे थे। जी। अब देखेंगे पहाड़ में बहुत से ऐसे स्थानीय उत्पाद थे जो हम उगाते थे पहले किसी जमाने में। मड़ुआ गरीबों का खाना माना जाता था, आज उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, एक्सपोर्ट होता है। ये सब किसकी देन है? स्थानीय उत्पादों की ओर वापस लेके गए, आज उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है स्थानीय उत्पादों को, तो रोजगार तो मिला। एक चीज सर, अब मैं तीसरे पे आ जाऊँ एक बार सर, एक इसी से जुड़ा एक सवाल है। हाँ। सर जैसे अभी आपने बोला कि जो स्थानीय उत्पाद है हम आप लोग ही देना है, ठीक है सर, तो सर ये अभी क्योंकि दूसरी तरफ तो ये चल रहा है कि हमने उत्तराखंड को ग्लोबली प्रोजेक्ट कर दिया है और अब उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार का ये कामयाबी है। सर ये क्रेडिट लेने का सिलसिला कब खत्म होगा? ये समझ में नहीं आ रहा है। आप दो अलग बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि हमें, जो आपका सवाल था कि आपकी सरकार भी रही तो क्या किया, मैंने आपको वो बताया। ठीक है, तो हमने उन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, रोजगार तो मिला लोगों को, तो शुरुआत हुई ना। सर उसको अभी आपने ये जो सरकार कर रही है अब जो कर रही है, ग्लोबल समिट, ये वो इन्वेस्टर्स, ये इवेंट है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पियेंगे, बढ़िया 500 रुपए वाली बोतल का पानी। ये हो भी सकता है कि कोई नहीं, तो आप किसी प्लान को, आप तो खोजी पत्रकार हैं, पता तो कर लीजिए कि इस बार जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद कि सच में धरातल पर कितने उद्योग आए। एमओयू होना अलग बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं एमओयू होना मतलब इंडस्ट्री लगना नहीं होता है, ठीक है। अब कागजों पे सिर्फ एमओयू करा लें, एग्रीमेंट करा लें, और फिर उसके बाद में उनको आप जमीन ना दें, सुविधाएं ना दें, या वो फैक्ट्रियों ने उस समय किसी दबाव में, आप जानते नहीं सरकार कैसी है, मोदी जी के नेतृत्व सरकार कैसी चल रही है, दबाव की सरकार है ना। ये सर, ये आप लोगों का कहना है कि दबाव की सरकार, हमारा कैसे कहना है? ये दिख रहा है सर, ये तो इलेक्शन से पहले जब दिख रहा है ना, आप कहीं ईडी की रेट डाल दो, कहीं सीबीआई भेज दो, कहीं इनकम क्या है ये एक। चलिए आप, मैं इसी सवाल पे आ रहा था, आपने बहुत अच्छा खुद नहीं, पर अभी मुझे तीसरे एक बात, आपका उस सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। ठीक है। मैंने आपको दो नेताओं की बात जी, मैं आपको तीसरा विजन दे रहा हूँ, ठीक है, रोजगार के लिए, जो मेरा विजन है, ठीक है। अब ये तो हम सब मानते हैं कि पर्वतीय पलायन असली रोकना है तो पर्वतीय क्षेत्र में रोकना जी। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ बड़े उद्योग नहीं जा सकते। मैंने उदाहरण दिया, अशोका लेलैंड से बोलोगे फैक्ट्री डालो तो डलेगी क्या? सर ये बहुत कॉमन सेंस की नहीं डल सकती है ना। तो बड़े उद्योग जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ नहीं आ सकते, स्थानीय उत्पादों के तो आ सकते हैं। पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो निश्चित तौर पर पहाड़ों में ही हो सकती है, अच्छी हो सकती है, जिसके लिए हमारे पहाड़ के जो पर्वतीय मूल के क्षेत्र के जो हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं है ना, सब वो टैलेंटेड भी हैं। वो है आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। आप देखो, चलो नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु जाएंगे तो बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, आउटसोर्सिंग का काम रहता है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? कॉल सेंटर, इंटरनेट। आपको इंटरनेट चाहिए। आपने अगर वहां पर इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मजबूत कर दिया है ना, तो अपने आप ही बड़ी जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी है या हमारी अपनी स्वदेशी कंपनी भी है, वो उत्तराखंड का, क्योंकि हमारा नौजवान एक तो ईमानदार है, मेहनती है, टैलेंटेड है, कोई कमी तो नहीं है, पूरे अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है हमारे नौजवानों ने। तो वहां जब उनको ये काम मिलेगा, 25,000 रुपए में अगर मान लो कोई गुड़गांव में काम करता है किसी कॉल सेंटर में, अगर 20,000 उसको बागेश्वर में मिलेंगे तो क्यों नहीं करेगा? तो काम भी करेगा। छोटे छोटे आईटी पार्क बनाए जा सकते हैं जहां पर इस तरह के उद्योग आ सकते हैं, और उसमें भी फिर वर्क फ्रॉम होम भी। अभी कोविड था ना, महामारी आई, इस तरह की इंडस्ट्रीज तो बंद नहीं हुई ना। ये सारी इंडस्ट्रीज इस तरह की जो थी, फैक्ट्रियां बंद हुई होंगी जहां प्रोडक्शन था, पर ये जो इस तरह की इंडस्ट्री थी, इसमें लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ, और वो अभी तक जारी, आज तक भी चल रहा है। अब तो कंपनी को उसका फायदा मिलने लग गया, उनको बड़े ऑफिस की जरूरत भी नहीं है जी। तो ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये मेरा विजन है रोजगार को लेकर। सर चुनाव से पहले जब हम उतरते हैं तो पिछले कुछ वक्त में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो पुराना कार्यकर्ता है वो पार्टी से नाराज होकर थोड़ा छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब, क्योंकि थोड़ा शब्द का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि चुनाव से पहले ये कह देना कि कुछ लोगों के जाने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये आप बताइए। नहीं देखो, चुनावी मौसम जब होता है तो ऐसी चीजें होती है। कुछ लोग इस दल से उस दल में जाते हैं, कुछ लोग उस दल से इस दल में भी आते हैं। ये क्या सर, ये किसी को कमजोर करता है, किसी दल को? किसी भी नहीं, मैं नहीं मानता। इससे कोई कमजोरी नहीं आती, ठीक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मैं तो और बढ़ चढ़ के कहूँगा
जी। कि नदी है ना, हाँ। नदी में मछलियां भी हैं, मेंढक भी हैं, जी। ठीक है। अचानक बाढ़ आ जाए, जैसे चुनाव आता है, जी। बाढ़ आ जाए, पानी को कौन छोड़ के भागता है? ओके। मेंढक छोड़ के भागेगा, मछली नहीं जाएगी। जी। पानी की मछलियां जो पानी में रहने की आदी हैं, जो जिसका जीवन ही वो पानी है, इस तरह कांग्रेस के एक सच्चे कार्यकर्ता का जीवन कांग्रेस है, उसके खून में कांग्रेस है, वो नहीं छोड़ेगा। जी। लेकिन जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में है या किसी पार्टी में है, मैं बीजेपी की बात करूंगा, कोई भी। किसी भी दल में है, अगर वो उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर उस दल में है, दैट इज उसका समर्पण उस दल के लिए है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जी। जो अपने स्वार्थ के लिए है या जिसके कभी कभी होता है, बहुत सारे मैंने देखा है यहाँ, हमारे यहाँ उत्तराखंड में, जैसे राजेंद्र भंडारी जी ने छोड़ दिया, अब उनकी पत्नी पे कुछ आरोप थे, जिला पंचायत की चेयरमैन थी, ऐसे ही कुछ लोग भी जिला पंचायत वगैरह में जो अध्यक्ष वगैरह रहते हुए जो भ्रष्टाचार करे होंगे, वो लोगों ने अगर पार्टी छोड़ दी। सर कुछ लोगों ने, आप जब आए तो उसके बाद भी यहाँ भी नहीं, अकेले मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं टोटली मिला। हाँ, टोटल तो अलग अलग जगह पे गए ना, तो उसका मतलब क्या, या तो वो अति महत्वाकांक्षी थे, ओके, या फिर उनकी कोई कमजोरी सरकार ने पकड़ ली। ओके, मतलब कुछ उन्होंने पीछे गलतियां करी हैं जी, कुछ भ्रष्टाचार करे हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि सत्ता में रहते हुए सामने वाली पार्टी बीजेपी उनको पकड़ रही है कहीं ना कहीं से? कैसे न कैसे पकड़ती है वो बीजेपी। क्या आपको लगता है कि पिछले, जैसे कि 2 बार अभी आप लोग विपक्ष में बैठ रहे हैं और केंद्र की बात करें, तो क्या कोई एक कांग्रेस को एक दरकार है कोई चेहरे की, जो जिसको लोग, मतलब जैसे बीजेपी के पास है, क्या आप ही लोग कहते हैं कि जो बीजेपी की नैया पार होती है वो सिर्फ मोदी जी के नाम से सारे सांसद उठा लाते हैं? तो क्यों, मतलब अब सवाल सभी का यही है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इतना अनुभव होने के बावजूद, कोई ऐसे शख्स को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है जिस पे लोग ठहरे? यहाँ विश्वास तो की बात है, पहले ठहरेंगे, सब सुनेंगे, तो उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखो, देश आज़ाद होने से पहले देश में राजाशाही थी जी। यानी राजाशाही का क्या मतलब हुआ? एक व्यक्ति का शासन, एक ही चेहरा, ठीक है जी। कांग्रेस पार्टी उसकी स्थापना से ही, जी। जब स्थापना हुई, एक लोकतांत्रिक पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस की विचारधारा करती है, जी। नेता नहीं। जी। लीडरशिप बदलती है, सब नए लीडर्स आते हैं। पर सर लंबे समय से आप बोलेंगे कि अब विपक्षी मतलब जो पार्टियां हैं वो तो ये बीजेपी तो ये बोलती है कि गांधी परिवार ही रन कर रहा है। बिल्कुल, उस पर क्या बात है? उस परिवार की कुर्बानियां नहीं देखते हैं क्या? आप भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बता दीजिए जिसके परिवार में किसी ने भी, आज से नहीं, आज की बात नहीं कर रहा, इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम चला, आजादी की इतनी लड़ाई वर्षों तक चली, तब से लेकर आज तक देश के लिए एक भारतीय जनता पार्टी या उनके संघ परिवार के एक व्यक्ति ने अपनी जान दी हो? सर उस समय तो जब आप बोलेंगे जब आरएसएस का गठन हुआ या जो भी चीज, अधिकतर लोग तो कांग्रेस से ही थे जिन्होंने आप देखिए, सब जानते हैं जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इसी, अब नाम बदलते रहे ना, कभी जनसंघ, कभी फलाना संघ, कभी कुछ और, नाम तो बदलते रहे, लोग वही थे, विचारधारा वही थी। मैं बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस क्या, आपने पूछा कांग्रेस का नेतृत्व, तो आप एक परिवार की बात करते हो। मैं ये कहता हूँ कि जब पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरा कांग्रेस परिवार किसी एक परिवार को अपना नेता मान रहा है, इसलिए मान रहा है कि उस परिवार की कुर्बानियां हैं। राजीव गांधी जी, पहले तो आप इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं, क्या नहीं दिया इस देश को उन्होंने, उनकी कुर्बानी हुई, उनकी हत्या हुई, राजीव गांधी जी ने अपने प्राण दिए इस देश में। आज हम ये जो आईटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दूरसंचार क्रांति की बात कौन लाया? राजीव गांधी जी का विजन उस जमाने में था। मोदी जी तो खाली कहते रहते हैं डिजिटल कैमरा, ईमेल, उस जमाने कुछ था नहीं, तब तो वो बातें करते। लाया कौन था? राजीव गांधी। और अच्छा भी किया और बाद में उनके प्राण भी गए। ठीक है, तो ऐसा उदाहरण कोई भारतीय जनता पार्टी दे दे। तो जब एक परिवार में इस तरह के उदाहरण हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको अपना नेता मानते हैं, उसमें बुराई कहाँ है? सर अभी नए साल के बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्यों? और सर उसके बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप लोगों का कहना ये था कि ये कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो रहा है चुनाव को देखते हुए। नहीं देखिए, ठीक है सर, एक कंप्लीट कर लेता हूँ। दूसरी तरफ सर कुछ ऐसे जैसे महिला आरक्षण बिल आया, ये और भी कई चीज़ें हैं। जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही मैं
हाईवे को लेकर किसी पत्रकार ने पूछा था हरीश रावत जी से कि इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे गडकरी जी ने कर दिए, तो उनका कहना था कि ये तो कांग्रेस की थी। तो सर जब कोई अच्छा काम होता है तब कोई भी दल हो, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या टारगेट कर रहा हूँ, कोई भी दल हो, तो सर ये भारत में एक नया ट्रेंड क्या शुरू हो गया है कि क्रेडिट लेने का क्रेडिट। नहीं अब आपके तो ये कई सवाल इसमें पता नहीं कई साल इकट्ठे हो गए मुझे लगता है। तो सर पहले चलिए राम मंदिर से शुरू कर लेते हैं। हाँ देखिए, भगवान राम हम सबके आराध्य जी। हैं, हमारे भी प्रभु हैं जी हम भी उनकी सुबह सुबह पूजा करते हैं जी। छोटे छोटे थे तब से रामलीला जाते थे, हाँ तब से भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उसका राजनीतिकरण करा, राम के नाम का राजनीतिकरण करा और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए सत्ता पाने की कोशिश करी है सत्ता की तरफ। ठीक है, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए उसका उपयोग किया है। हमारे मन में राम है, हमारे दिल में राम है, हमारे चरित्र में राम है, ठीक है, हमारे प्राण में राम है जी। वो सिर्फ उपयोग करते हैं। तो इसलिए वो कुछ भी कहते रहे, हमारे मन से राम को नहीं मिटा सकते। अब आ जाओ क्रेडिट लेने की बात। अब मुझे बताइए, दिल्ली गए हैं? जी बिल्कुल सर। जाते हैं ना? तो दिल्ली से हल्द्वानी की जो सड़क है क्या 2014 के बाद बनी है या पहले बनी थी? सड़क तो थी ना जी। सड़क तो थी। जैसे हालात होते हैं वैसे ही चीजें आगे आगे धीरे धीरे डेवलप होती है। जब देश आजाद हुआ हमारा देश, क्या एम्स था? नहीं था ना। IIT थे, इसरो था, भागड़ाबाद बना था, कितने IIT थे, कितने एम्स थे, कितने और इस तरह के उपक्रम थे। तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के दृष्टिकोण से, नेहरू जी के दृष्टिकोण से और भी नेताओं के सामने नई नई चीजें हुई। फिर वो प्रोसेस में पहले एक बना फिर बहुत सारे बने। आज कितने एम्स हैं, आज कितने IIT हैं, आज कितने IIM हैं, आज इसरो कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ पहुंच चुके हैं अंतरिक्ष में। तो कहने का मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सतत प्रक्रिया है जी। कोई राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ उसका क्रेडिट ले ले, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो अकेले राजनीतिक व्यक्ति को क्रेडिट उसका नहीं होना चाहिए, उसमें उसके पीछे बहुत लोगों का और योगदान होता है। ब्यूरोक्रेसी फिर क्या कर रही है? हमारे जो अधिकारी लोग हैं क्या वो कुछ नहीं कर रहे? फिर खाली गडकरी जी खुद जाते हैं, फीता लेके नापते हैं। हाँ, गडकरी जी एक तरफ से फीता गडकरी जी पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से अमित शाह पकड़ते हैं और मोदी जी फोटो खींचते हैं। जब सर ये तो नहीं, आप बताओ ना। नहीं। वो जो अधिकारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, जो उसके और अधिकारी इंजीनियर हैं, उनका कोई योगदान ही नहीं है। योगदान तो सर हर किसी का, ये तो हर चीज में। कांग्रेस के टाइम पे मैंने आपसे क्या कहा, फिर कहा, हम पुराने जमाने में जब क्या पहनते थे, पत्ते, आदिवासी थे सब, जंगल में रहते थे, धीरे धीरे कपड़े बने, आज कपड़े पहन रहे ना। ऐसे ही सड़कों तो थी ना, उसको चौड़ीकरण हुआ, उस पर डामरीकरण दोबारा हुआ। इसी सड़क पे आप चल रहे हो ना, पहले कैसी होती थी। लेकिन मैं अपनी बात, मैं चुनाव हारा 2012 में, इस सड़क को आप देखोगे वहाँ कुसुमखेड़ा तिराहे से कमलोगंजा, चौड़ीकरण मैंने करवाया था 16.5 करोड़ में। इस सड़क पे नया डामरीकरण मैंने करवाया था। अभी आप यहाँ से चलेंगे थोड़ा आगे, नया पुल बन गया ना, बरसाती नाले पे खड़े रहते थे, वो किसने बनवाया? प्रकाश जोशी ने बनवाया, कांग्रेस की सरकार में बना। बैल पड़ाव जाएंगे, अभी कभी भी जाएंगे तो वहाँ एक नया पुल बन गया। ये जो डेवलपमेंट की चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात है, ये मैं कह रहा हूँ सतत प्रक्रिया है। अब मैं कहूँ मैंने अकेले ने बनवाया, मेरी सोच थी, मैंने उस पर पुल का प्रस्ताव दिया, बाकी अधिकारियों ने बनवा दिया उसको। ठीक है सर, जैसे राम मंदिर को लेके आप लोग वो अरे इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको, नेशनल हाईवे की जो बात कर रहे हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं। हमने कहा जी हमने यहाँ से लेके 50 किलोमीटर सड़क बना दी जी। अब आजकल जो सड़क बनती है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया है हमारे देश में, एक शब्द अभी तक परिचय में नहीं आया है हमारे देश में, सामान्य व्यक्ति ने सुना भी कम ही होगा। उसको बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ओके, सुना आपने? सर खाली अगर आपने इंजीनियरिंग सब सुनी होंगे, सिविल सुना होगा, इलेक्ट्रिकल सुना होगा, नहीं है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कॉमन शब्द नहीं है, विदेशों में है जी सर। ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलती है कि आप जो सड़क बनाते हैं उसका कम से कम अगले 15-20 साल का एक विजन लेके चलें कि आज अगर उस सड़क से इतने वाहन गुजरते हैं तो आने वाले 15 या 20 साल के अंदर कितने वाहन बढ़ेंगे, उसके हिसाब से उसको चौड़ा बनना चाहिए। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। उसका एक असेसमेंट होता है, उसके आधार पे उसकी स्ट्रेंथ और उसकी चौड़ाई
सर तय आपको तो होती है। पूरे अपने काम सारे याद हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप चाह ही रहे थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ लूँ और अपना जो मैंने जो काम किए हैं, मतलब मैं फिर गलत डायरेक्शन है। जी देखो, काम करवाना एक हाँ। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। जी जी काम करवा लिया इसलिए चुनाव लड़ेंगे नहीं। हम चुनाव लड़ चुके थे, हार जीत अपनी जगह, जी। काम कराना हमारी जिम्मेदारी है। ओके सर। तो मैं बात कर रहा था अभी ये वाली। ट्रैफिक इंजीनियर। हाँ, अब एक बीजेपी के शासन में एक नया ट्रेंड आया। सड़कें पहले इस तरह सिंगल होती थी, हाँ। फिर डबल लेन बननी शुरू हुई, फिर फोर लेन शुरू हुई। ये तो हम सीधे लोग हैं। हाँ। हमने अगर 50 किलोमीटर सीधी सड़क बना दी तो हम कहते हैं हमने 50 किलोमीटर सड़क रोज बनाई, जी। मान लीजिए। जी ये क्या कर रहे हैं, कितने चालाक हैं, कितने चालाक हैं। अगर वो 4 लेन सड़क है ना, और वो अगर 10 ही किलोमीटर बनी है हाँ। या 25 किलोमीटर बनी है, हमने जी। 50 किलोमीटर बनाई होगी, हाँ। हमने 25 बनाई होगी, और 4 लेन को गिन के बताए थे हमने 100 किलोमीटर सड़क बना दी। अरे ऐसे नपाई होती है। इसीलिए मैंने कहा, एक तरफ फिदा पकड़ते हैं गडकरी जी, दूसरी तरफ अमित शाह जी और मोदी जी फोटो खींचते हैं डिजिटल कैमरे से, वही पुराना वाला जो उनके पास था। सर राम मंदिर को लेके आप लोग, कांग्रेस पार्टियां जो भी आप लोग का अलायंस है बीजेपी पर हावी रहता है, और बीजेपी का भी एक आरोप रहता है कि तुष्टिकरण को लेकर कांग्रेस को, कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी या इस तरह की कुछ बातें हो जाती हैं जो दिखाती है कि यहाँ कि हम एक तरफ हैं, या कोई भी हो कि एक तरफ वही। ये देखिए पुल आ गया। हाँ। ये भी हमको पता। सर वो हाँ। जो सवाल में था वो हाँ। वो जिस तरीके से अब देखो, मैं बात क्या हम ये मतलब मैं- तो एक जनता के रूप में मैं मान लूँ कि तुष्टिकरण राजनीति का हिस्सा बन चुका है। देखो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ आप बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता नेता का इंटरव्यू ले लो एक बार। ठीक। ठीक है, हाँ। उनसे बोलिए हाँ। कि 2 मिनट सिर्फ, हाँ 2 मिनट कुछ भी बोलें हम्म, राजनीतिक बात, ठीक। जिसमें 3-4 शब्द का इस्तेमाल ना करें। ओके सर। तुष्टिकरण, हाँ। पाकिस्तान, हाँ। हिंदू मुसलमान, हाँ। राम मंदिर, हाँ। धर्म, हम्म, ये 5 शब्दों का इस्तेमाल ना करके हम्म। 2 मिनट कुछ बोल के दिखा दें, ये बोल नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा होता है। जी सर। निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो हमारी विचारधारा, मैंने क्या कहा, कांग्रेस की विचारधारा ही कांग्रेस का नेतृत्व है। हम्म, ठीक, तो हमारी विचारधारा क्या है, हम्म। हम समाज के हर वर्ग को, हर धर्म को हम्म। समान भाव से देखें, हम्म, समान भाव से उनको अधिकार मिले। तो समाज का सब, कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों थी? समाज के सबसे पिछड़े, मजदूर, शोषित वर्ग के उत्थान के लिए, उनके संघर्ष के लिए। ओके। हम उस लड़ाई को छोड़ दें आज। वो अब इसमें धर्म कहाँ आ गया? पिछड़ा कोई भी होता है, सुना है शुरू में एक गरीब ब्राह्मण था। तो अगर कोई उच्च जाति का या किसी और धर्म का व्यक्ति अगर बहुत ही गरीब है, क्या उस गरीब को हम छोड़ देना चाहिए इसलिए कि उसका धर्म अलग है या उसकी जाति अलग है? गरीब गरीब है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का विचार अपनी जगह पे है, सिर्फ कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अपनी राजनीति के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे कहा कि इनसे कहिए जरा, बोल के देखें, इन शब्दों के बिना कुछ नहीं बोल पाएंगे। सर आखिरी सवाल, अब 19 तारीख को मतदान होगा, तो युवा उत्तराखंड का जो भी मतदान करे या नैनीताल संसदीय सीट में करे, क्या सोच के करे और क्या उसका विजन होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए? वो सबसे पहले हाँ। ये सोचे कि 5 साल पहले, देखिए 2 अलग बात है। आप केंद्र में सरकार बन गई, कौन बना, एक अलग बात है। आपने मत किसको दिया यहाँ, ठीक है? आपने यहाँ वोट दिया एक अपना सांसद चुनने के लिए, प्रतिनिधि चुनने के लिए। छोटी बात नहीं है। एक वोट मतलब सिर्फ लाइन में गए, बटन दबा दिया, ये नहीं है। बहुत बड़ी ताकत है। कुछ भी, सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी ताकत है, या किसी को सत्ता में लाने के लिए बड़ी ताकत है। उसको बेकार ना करें, सिर्फ इसलिए बेकार नहीं करें। अब जैसे आजकल ये कह रहे हैं अपने माननीय अजय भट्ट जी कि मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत देना, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे भले वोट मत दो, पर लेकिन वहाँ दे देना। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक? घर में हम शादियाँ करते हैं ना बच्चों की, हमारी बेटियों की, बहनों की, किसको ध्यान में रख के करते हैं? दूल्हे को या ससुर को? बताओ। दूल्हे को करके करते सर। दूल्हे को ना। हम ये देखते हैं यार दूल्हा बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं, मेरी बात को आप ऐसे नहीं, आप भी वो जो गोदी मीडिया से बोलते हैं वैसे वाला मत करो। आप भाई हो हमारे। नहीं सर, ये तो गलत, मतलब आपने टर्म इस्तेमाल कर लिया हमारे लिए। क्या कि वो उसकी बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली में बैठे हैं नेशनल। देखो अगेन मैं इसमें ये टॉपिक निकल गया तो बताता हूँ। बहुत से मीडिया चैनल्स या मीडिया संस्थान जो बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिए हैं,
सवाल उनके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है जो आप जैसे निष्पक्ष और स्वतंत्र अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन पे कोई सवाल ना राहुल गांधी जी का भी उठाए ना हमने उठाया कभी। जिनका स्वामित्व जो बड़ी 2-3 कंपनियां, अदानी जी को क्या जरूरत है नए मीडिया खरीदने की, अंबानी जी को क्या जरूरत है मीडिया हाउस खरीदने की, उनके और तो बहुत सारे व्यापार है ना। खैर मैं मूल पे आता हूँ। तो अजय भट्ट जी जो बोल रहे हैं कि आप मुझे मत दीजिए वहाँ दीजिए, हम एक बच्चे की भी शादी करते हैं ना, तो ये ज़रूर देखते हैं अपने बेटी या बहन की शादी करते समय कि दूल्हा अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाता कमाता हो, हमारे बच्ची को सुरक्षित रख सके, उसके भविष्य की सुरक्षा हो, स्मार्ट भी हो, थोड़ा पर्सनैलिटी कम से मैच करे। ये सारे ये थोड़ी देखते कि ससुर कैसा है। अब लड़का तो शराबी कबाबी हो, है ना, जुआ खेलता हो, नशे में रहता हो, कमाता नहीं हो, 10 तरह के व्यसन हो, पर ससुर अच्छा है, परिवार का नाम बड़ा है, क्या मतलब भाई? हम वो देख के थोड़ी अपने बच्चे की शादी करते हैं। तो ऐसे ही इस क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है कि हमने अपना प्रतिनिधि चुनना है क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक, तो जो व्यक्ति क्षेत्र में पलट कर नहीं गए, मैं पूरा अभी पर्वतीय क्षेत्र में गया था, कहीं किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। अगर आप 4 एक जैसी शक्ल वाले खड़ा कर दो अजय भट्ट जी के साथ फोटो में, तो और लोगों से पूछो कि इसमें कौन अजय भट्ट जी है, तो मुश्किल हो जाएगा पहचाना लोगों के। दूसरी बात, अपनी सांसद निधि जो उनकी जेब में रखे हुए पैसे थे, वो कहेंगे मैं तो केंद्र से योजना लाऊंगा, हमारी सरकार है, मैं तो राज्य से योजना लाऊंगा, हमारी सरकार। अरे भाई, जो जेब में पैसे थे पहले उसको तो खर्च कर लो। आपने नहीं खर्च किया क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, आपके योजना नहीं थी, आपने गोद लिए हुए गाँव की तरफ पलट कर नहीं देखा, है ना। तो ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से मैं मानता हूँ अब इस समय जो हमारा युवा है उसको अपने रोजगार के लिए, मैंने जो अभी इस इंटरव्यू में आपको रोजगार से संबंधित मेरे विजन की बात करी, शिक्षा के संबंधित मैंने वो बात नहीं हो पाई। हमारे यहाँ लगभग 4 लाख ऐसे नौजवान हैं, छात्र छात्राओं की उम्र वाले 18 से 24, 4 लाख हैं। आपको हैरानी होगी 20 डिग्री कॉलेज है मात्र उनके पढ़ने के लिए। ये तो 18 से 24 तो कॉलेज की उच्च शिक्षा की आयु होती है ना, तो 20 डिग्री कॉलेज में कैसे उनका समावेश हो सकता है, कैसे पढ़ लेंगे? हल्द्वानी MPPG डिग्री कॉलेज की बात कर लो, आपको तो लोकल हो ना, आप तो पढ़े हुए हो, 12,000 एडमिशन होते हैं लगभग वहाँ, इतने स्टूडेंट्स का वहाँ दाखिला होता है। बैठने की कैपेसिटी 3 यार भी नहीं है, यानी हम 9,000 बच्चों से ट्यूशन फीस ले रहे हैं, पार्किंग की फीस भी ले रहे हैं। मजे की बात, वो आता नहीं है पर पार्किंग फीस ले रहे हैं, लाइब्रेरी फीस लेते हैं, डेवलपमेंट के चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, बैठने की जगह नहीं दे रहे। ये तो अन्याय है ना, ये तो गलत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा के अवसर देने चाहिए इन्हीं कॉलेजों में जो और बाकी कॉलेज हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नंबर ऑफ आपके रूम्स बढ़ाने चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो विषय हैं वो बढ़ाने चाहिए, और इन्हीं कॉलेजों में संध्याकालीन सायकालीन क्लासेस भी शुरू करनी चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो सभी को पढ़ने का अवसर मिलेगा, वो गरीब बच्चे जो पर्वतीय क्षेत्रों से यहाँ आ जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने घर से हर महीने खर्चा मंगाते हैं, तो दिन भर अपना स्वरोजगार भी कर सकेंगे, कहीं नौकरी कर लेंगे, कहीं स्वरोजगार करेंगे, और साथ में शाम को पढ़ाई कर सकेंगे। ये मेरा विजन है। अगर मैं जीत के गया जाऊंगा पक्का 100% कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीतेगी, तो पहली प्राथमिकता में जितने भी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो खास तौर पर दूरस्थ है, वहाँ स्थानीय स्तर पर लाइब्रेरीज पुस्तकालय खुलने चाहिए ताकि गरीब बच्चे वहाँ आके पढ़ सकें, सुविधाएं होनी चाहिए। जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनका उच्चीकरण होना चाहिए। उच्चीकरण से मतलब सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी कर देना नहीं है, वहाँ जो एक्सरे मशीन होनी चाहिए, वहाँ ज़रूरत की लैब वगैरह खुलनी चाहिए। भारत सरकार की योजना है, कहीं किसी की नहीं है, लागू कराने की बात है। 5 साल में ये लागू नहीं करा पाया। पर्यटन मंत्री भी हैं, किसी को पता है क्या? हमें तो पता है नहीं, आपको पता है ना, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, पर आम आदमी से पूछोगे तो उनको नहीं पता। रक्षा राज्य मंत्री, अब वो पर्यटन में कितना काम हो सकता था उत्तराखंड, नहीं किया। हमारे पास योजना है, हम वो करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से हमारे युवाओं से, हमारे छोटे भाई बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारी बहनों से, इस बार का मतदान नैनीताल उधमसिंह नगर क्षेत्र के विकास के लिए कीजिए। इस बार का मतदान आप भ्रमित मत होइए, आप सिर्फ अपने इस क्षेत्र के भविष्य के लिए कीजिए, और मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मिलने के लिए, और जो मैं लेके आया था आपने लगभग इससे डबल जवाब देती है। तो और सर जो चुनाव आ रहा है, उम्मीद है कि सब हर किसी को शुभकामनाएं, तो आपको भी शुभकामनाएं। तो आपने सुना प्रकाश जोशी जी को अपने विजन के बारे में उन्होंने बताया, कांग्रेस के क्या प्लान है उसके बारे में बताया।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हल्द्वानी लाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद।